Okay, hello everyone. Namaskar. Good morning. Okay, let's start with today's session. ठीक है? कल कोई क्लास नहीं हुई थी, राइट? ओके, सो आज आपकी नेक्स्ट क्लास हो रही है। जो हमने परसों क्लास की थी, इस क्लास में हमने शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो कल होनी थी, कल क्लास नहीं हुई थी, राइट? तो उसके बाद आज ही हम डायरेक्ट क्लास कर रहे हैं। कोई मत सोचना सर कल की क्लास मिस हो गई, सर क्या करें, आज पढ़े ना पढ़े, कल क्लास ही नहीं हुई थी बेटा, ठीक है? कोमल श्री, अब रिकॉर्डिंग आने में एटलीस्ट मान के चलो 2 से 3 घंटे तो लगते हैं ना यार। कल की बात कर रहे हो, कल क्लास ही नहीं हुई थी, है ना? ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम करेंगे कुछ और चीजें टाइप्स ऑफ बैंक से संबंधित, या फिर कह लीजिए हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो कि मैंने कहा था प्रीवियस क्लास में, आपको नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि हमारे बैंकिंग सेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे अलग अलग बैंक्स यहाँ पर, टाइप ऑफ बैंक्स यहाँ पर बनते गए और आगे आते गए। ठीक है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी, आई थिंक पढ़ने में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुआ था। यहाँ पर बेसिकली ये देखो, ये एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जिसमें एक बार वन रीड दे रहा हूं इसको साथ साथ आपके, ठीक है? अब रीड मेरे साथ करते रहिए, इसमें एज सच और कुछ भी पढ़ने वाला, समझाने वाला नहीं होगा, बिकॉज ये एक फैक्ट है और फैक्ट हमेशा एज इट इज ही रहेगा जो रहेगा। 1770 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान का कलकत्ता में, जिसमें यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की फॉर्मली शुरुआत कर दी गई थी। इस बैंक ने अपनी सर्विसेज देनी बंद कर दी थी 1832 में। देयर वर वेरियस बैंक जो कि यहां पर आए थे आफ्टर हिंदुस्तान बैंक, दैट इमर्ज आफ्टर हिंदुस्तान बैंक, जिसमें जनरल बैंक ऑफ इंडिया शामिल था, औध कमर्शियल बैंक था। लेकिन ये बैंक भी यहां पर कंटिन्यू नहीं रख पाए अपने आप को काफी लंबे समय तक। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक जो था वो बैंक ऑफ कोलकाता था। प्रेसिडेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया ये बैंक था। वॉज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता इन 1806, जिसकी कैपिटल जो थी 50 लाख रुपीस थी। ओके, और इसका बेसिक एम था यहाँ पर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रांजेक्शन जो कैरी आउट करना। इसका बेसिक एम वो था फॉरेन ट्रेड को कैरी आउट करना, और रेमिटेंसी जो ब्रिटिश आर्मी पर्सनल और सिविल सर्वेंट्स की होती हैं उनको यहां पर करना। ये उनका बेसिक मकसद था बैंक ऑफ कोलकाता की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। गवर्नमेंट का हिस्सा इसमें 20% ऑफ शेयर कैपिटल। दिस वाज नेम्ड एज द बैंक ऑफ बंगाल, इसको नाम दिया गया 1809 में। बैंक ऑफ मद्रास जो सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक था 1843 में, और उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में देखने को मिला। ये बैंक्स यहाँ पर थ्री प्रेसिडेंसी दैट वर द यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन इन द कंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, इसलिए इनको प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। और ये रॉयल चार्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड जो जिस पर हमारे लॉ एक बनाया था, कानून बनाया था, उसके तहत यहाँ पर इन बैंक्स को बनाया गया था, रॉयल चार्टर्स के तहत। ऑल दीज थ्री बैंक, तीनों को यहाँ पर लेटर ऑन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, एक ही बैंक बना दिया गया 1921 में। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में यहाँ पर जाना जाता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था, एस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। ठीक है, तो ये चीज किया गया था यहाँ पर आपका 1955 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम इसको दे दिया गया था, राइट? चलिए, ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी एज अ फॉल आउट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो आई थी, इसके बाद यहां पर प्योर जो इंडिया में ही बैंक एस्टेब्लिश किए गए, इंडियन फर्म्स के द्वारा, इंडिया के लोगों के द्वारा जो एस्टेब्लिश किए गए थे, उनकी बात की गई। दीज इंक्लूडेड, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक 1874 में आया,
बैंक ऑफ इंडिया एंड द केनरा बैंक 1906 में, इंडियन बैंक 1907, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में बना। इसके अलावा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कि यहाँ पर श्री विठल एल कावठेकर जी के द्वारा शुरुआत की गई थी, 1889 की बात कर रहा हूं, ओके। और द सेकेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके तहत यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स की शुरुआत की गई। और उसके अलावा यहाँ पर आपका दैट इज दी बड़ौदा में, और सेकेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फिर पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी 1905 में बेंगलुरु में यहाँ पर ओपन किया गया, जो कि यहाँ पर मैसूरू स्टेट में आता है। और दीज बैंक्स वर बेसिकली रिलेटेड टू दी जो लोअर इनकम ग्रुप पॉपुलेशन है उनको टारगेट करते हुए कोऑपरेटिव बैंक्स भी यहाँ पर बनाए गए। फिर रूरल कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि यहाँ पर बेसिकली विलेज लेवल पे जो लोन लोगों को चाहिए उनसे संबंधित यहाँ पर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में भी यहाँ पर एक पास किया गया, ठीक है, क्लियर किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को एस्टेब्लिश करना, जिसके तहत वो यहाँ पर आपका जो छोटे लोन है, जो लोअर क्लास या फिर कह लीजिए जो विलेजेस में रहने वाले, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 की यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की गई। और उसके तहत बहुत सारे यहाँ पर बैंक्स भी यहाँ पर बनाए गए। 1920s और 1930s में यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट जो था काफी ज्यादा अब ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ पर काफी ज्यादा उसमें समस्या चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपका एक नीड आई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक एजेंसी की जरूरत है। और जो एजेंसी यहाँ पर बनाएगी उस टाइम 1935 में, वो थी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई, जो कि हमारे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला था। अगर मैं बात करूं नेशनलाइजेशन की, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसकी नेशनलाइजेशन जो शुरुआत हुई थी, यानी कि सबसे पहले यहां पर नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि ये मतलब हुआ कि वो गवर्नमेंट के अंडर आना शुरू हो गए थे। पहले सारे के सारे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के अंडर हुआ करते थे। अब जरूरत थी यहाँ पर ये सारे बैंक्स को यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में लाने की, यानी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में लाने की, जिसकी शुरुआत हुई सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया। और उसके बाद यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को चेंज करके किया गया था। उसके बाद यहां पर आपका सीधा चलते हैं 1969 में, जुलाई 1969 में, जब यहां पर आपका ऐसे बैंक्स जिनकी कैपिटल कह लीजिए या फिर उनके बाद डिपॉजिट जो कह लीजिए 50 करोड़ रुपए से ऊपर था, उनको यहां पर नेशनलाइज किया गया, उनको गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर लाया गया। वो 14 बैंक्स के नाम ये दे रखे हैं। और उसके बाद 1980 में अनदर नेशनलाइजेशन वाज कैरी आउट, जिसमें यहां पर ये टोटल 6 बैंक जो थे वो यहां पर नेशनलाइज हुए, जिसमें लेटर ऑन एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो था वो यहां पर पीएनबी में मर्ज कर दिया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में उसका मर्जर हो गया था। बाकी बैंक्स यहां पर काफी सालों तक एज इट इज ही चलते रहे थे, ठीक है। और जो 6 बैंक जिनका 1980 में यहां पर हुआ था नेशनलाइजेशन, उनकी कैपिटल 200 करोड़ रुपए थी, मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ रुपए थी, उन्हीं का नेशनलाइजेशन किया गया था। आरबीआई ने उसी दौरान एक लीड बैंक स्कीम का भी यहां पर शुरुआत की। लीड बैंक स्कीम दिसंबर 1969 में यहां पर इसकी शुरुआत हुई, जिसका बेसिक काम क्या था, जिसका बेसिक काम था यहां पर एक एरिया में पर्टिकुलरली सभी बैंक्स को मॉनिटर करना। जैसे आरबीआई है, आरबीआई तो पूरे इंडिया में मॉनिटर करता है सभी के सभी बैंक, सभी के सभी ब्रांचेस को। उसी तरह से एक छोटे लेवल पर यहां पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई गाइडलाइंस दे रही है और वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना चाहती है सभी के सभी बैंक्स को, तो वो क्या करती है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कलेक्टरेट्स हैं यहाँ पर, उनको गाइडलाइन जारी करती है। और ये गाइडलाइंस यहाँ पर कलेक्टरेट के थ्रू एक पर्टिकुलर बैंक को जाती है, और वो बैंक यहाँ पर उन गाइडलाइंस को बाकी लोकल जो एरिया में यहाँ पर बैंक्स हैं यहाँ पर उनको स्प्रेड करते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल से वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास वो जाएगी, बीच में जो भी हिरार्की है उसके थ्रू, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन स्कीम्स को, उन योजनाओं को, उन पॉलिसीज को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कलेक्टरेट्स हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, डीएम्स होते हैं हमारे एरिया के, वो यहाँ पर स्प्रेड करेंगे उनको लोकल बैंक्स को। और लोकल बैंक्स को अब एडमिनिस्ट्रेशन एक एक करके नहीं बताएगा, लोकल बैंक्स को बताने के लिए वो क्या करेंगे, लोकल बैंक्स को बताने के लिए वो एक बैंक होगा जो कि कहलाता है लीड बैंक, जो कि हर एक एरिया का एक बैंक, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक बैंक होता है लीड बैंक। जो ये लीड बैंक ऑलमोस्ट उन्हीं बैंक्स का होता है जिनकी बैंक की ब्रांचेस उस एरिया में सबसे ज्यादा होती हैं।
ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जगह पर आपको लीड बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से एक ब्रांच ओपन होती है जिसको हम लीड बैंक ब्रांच कहते हैं, जिसका केवल और केवल काम क्या होता है, जिसका काम होता है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कुछ ना कुछ ऑर्डर लेना और उन ऑर्डर्स को यहाँ पर आपका जितने भी लोकल बैंक्स हैं उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उन सभी बैंक्स को रिस्पेक्टिव ऑफ द बैंक कौन सा है। मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ लीड बैंक हो, जरूरी नहीं है मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही ब्रांचेस को इंस्ट्रक्शन दूंगा, नहीं, मैं सभी ब्रांचेस जो हैं, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन बैंक हो, जो भी बैंक है उन सबकी ब्रांचेस को मैं इंस्ट्रक्शन पास ऑन करूंगा कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर है, आप इनको पालना कीजिए, इनकी यहाँ पर आपको ये चीज पूरी करनी है या आपको टारगेट्स दिए गए या पूरे करने हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपकी की जाती है लीड बैंक स्कीम के तहत, जिसको 1969 में यहाँ पर शुरुआत किया गया था। इन द मीनवाइल 1974 में एक रीजनल रूरल बैंक एक्ट की भी यहाँ पर पास किया गया, जिसमें आरआरबीज को एस्टेब्लिश किया गया था। आरआरबीज बेसिकली इसलिए एस्टेब्लिश किए गए थे जो कि यहाँ पर जितने भी बैंक से नेशनलाइज बैंक थे या भी प्राइवेट सेक्टर बैंक जो थे, उनका मेन फोकस था आपका अर्बन एरियाज में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में, क्योंकि अभी वो इवोल्व हो रहे थे, अभी उनकी ब्रांचेस ओपन हो रही थी। तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी क्या थी, सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी थी जो अर्बन एरियाज है उनकी नीड को देखना, सेमी अर्बन एरियाज है वहां तक वो पहुंच रहे थे, लेकिन रूरल एरियाज में बैंक्स नहीं आ पा रहे थे, रूरल एरियाज के लोगों को उनका फायदा नहीं मिल रहा था। उनको अपना कोई भी, या तो वो बैंक में अकाउंट खुलवाना ही नहीं पसंद करते क्योंकि उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, या फिर जाते भी तो अर्बन एरिया में, शहर में आना पड़ता था। तो उनकी पोजीशन को, उनकी सिचुएशन को कैटर करने के लिए यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक्स जो लॉन्च किए गए, और उन बैंक्स को यहाँ पर बेसिकली बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि उनकी ब्रांचेस स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में ही एस्टेब्लिश की गई थी। और आजकल की डेट में उनकी ब्रांचेस यहाँ पर अर्बन में आ रही हैं, तो वही हो रहा है कि पहले वो अर्बन रूरल से शुरुआत हुई, उनकी ब्रांचेस अब अर्बन में आ रही हैं, जो अर्बन में स्टार्ट की गई उनकी ब्रांचेस अब रूरल में जा रही हैं। तो ये चीज प्रोसीजर हुआ। तो रीजनल रूरल बैंक्स इसी पर्पस के साथ एस्टेब्लिश किए गए थे यहाँ पर आपके। ठीक है, इसके बाद का क्या लिखा है, इसके बाद यही लिखा है कि बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर आपके फेल होने शुरू हुए, बहुत सारे बैंक्स के जो डिपॉजिट थे, जो लोन्स थे वो डूबने शुरू हुए, तो वो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस देने सक्षम नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक एजेंसी क्रिएट की गई, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, जिसका नाम था डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआईसीजीसी का निर्माण किया गया, जिसके तहत यहाँ पर उस डीआईसीजीसी को एक यहाँ पर गारंटी के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, जिसका बेसिक काम था अगर कोई भी बैंक डूबता है तो उसमें डिपॉजिटर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो डिपॉजिटर्स का पैसा जो भी है वो सुरक्षित होना चाहिए, जिसके तहत अगर कोई बैंक डूबता है तो उनके कस्टमर्स को आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का जो है एक प्रकार से इंश्योरेंस, या 2 लाख रुपए तक उनके डिपॉजिट का पैसा जो है उनको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो सॉरी 1 लाख था, 2 लाख नहीं था। अभी आज की डेट में ये 1 लाख की फिगर जो है 5 लाख हो चुकी है, पहले 1 लाख थी, यानी कि डिपॉजिटर के अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए पड़े हैं तो उसको 1 लाख रुपए डीआईसीजीसी दे देगा, बाकी 1 लाख मानता हूं डूब जाता है अगर कोई भी बैंक बंद होता है तो, लेकिन एटलीस्ट उसको 1 लाख मिल जाएगा। हाँ, किसी अकाउंट में 1 लाख है तो 1 लाख मिलेगा। अब ये 1 लाख की फिगर अब बदल चुकी है, जब शुरुआत हुई थी तो अब 1 लाख थी, आज की डेट में ये फिगर 5 लाख हो चुकी है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, अगर क्वेश्चन आता है तो 1 लाख नहीं आएगा उसका आंसर, 5 लाख रुपए आपका आएगा उसका उत्तर। ठीक है, ओके। इन द आफ्टरमैथ ऑफ लिबरलाइजेशन रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी एक आई थी 1991 में, जिसने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को फिर से ओपन कर दिया, यानी कि पिछले बीच में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को फिर से यहाँ पर लाइसेंस देने शुरू किए गए। क्यों शुरू किए गए, क्योंकि 1991 में एक ऐसा दौर आया था जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसके तहत यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा ओपन करने की बात की जा रही थी, और अगर ये एलपीजी रिफॉर्म्स ना आते, ना लाए जाते, तो इंडिया एक बहुत ही बड़ी बुरी सिचुएशन में पहुंच चुका था। इंडिया के पास इतना फंड ही नहीं बचा था कि वो यहाँ पर अपने जो इंपोर्ट है उनको फाइनेंस कर सके, उनके लिए पैसा दे सके। अगर इंपोर्ट हमारे रुक जाते तो हमारे देश में एक प्रकार से चीजों की बहुत भारी कमी हो जाती, जिससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और जब एक बार महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, फिर यहाँ पर हर एक चीज का दाम जो था
वो आसमान छू जाता और हम कुछ भी अफोर्ड ना कर पाते, इवन खाने की चीज भी नहीं मिल पाती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर आपका रिफॉर्म्स लाए गए एलपीजी के फॉर्म में, और इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया, जिसमें लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर लिबरल हो रहे हैं, यानी कि आप जो नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होना चाहती हैं, नई फैक्ट्रीज, नए यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट होना चाहते हैं, उनको लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाना लिबरलाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो कि यहाँ पर लॉस मेकिंग थे, पब्लिक सेक्टर थे, लॉस कर रहे थे, तो ऐसे सेक्टर्स को, ऐसी फैक्ट्रीज को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंप देना ताकि वो उनको अच्छे से बेहतर तरीके से चला पाए, दैट वाज प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी जो है बाहरी दुनिया के लिए ओपन कर दी थी। पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते कि इस कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, तो वो ऑलमोस्ट सारे रिस्ट्रिक्शन जो है हटा दिए गए थे। बहुत सारी कंट्रीज अब उस लिस्ट में शामिल हो चुकी थी जिससे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम इंपोर्ट भी कर सकते थे। सो दिस वाज अबाउट द एलपीजी रिफॉर्म्स, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक रोल, एक टर्निंग पॉइंट रहा था। तो उसी दौरान यहाँ पर जब प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी तो प्राइवेट बैंक्स को यहाँ पर आपका दोबारा से एस्टेब्लिश करने की भी बात चली, ताकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आएंगे, थोड़ा बहुत इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा और कंपटीशन थोड़ा सा बनेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी थोड़ा बेहतर तरीके से इस कंपटीशन की वजह से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली जून 1994 में सबसे पहले आईसीसी बैंक की शुरुआत की गई, उसके बाद एचडीएफसी बैंक की शुरुआत अगस्त 1994 में आपकी हो चुकी थी। इसी दौरान यहाँ पर आपका लिबरलाइजेशन के बाद, पोस्ट यानी एलपीजी के बाद, अदर प्राइवेट बैंक्स भी सेटअप किए गए। कोटक बैंक 2003 में एस्टेब्लिश किया गया, यस बैंक 2004 में यहां पर एस्टेब्लिश किया गया था। लाइसेंसिंग जो थी बैंक की वो 1994 से 2004 के बीच में यहां पर आपका दिया गया। वंस अगेन ओपनड अप विद द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, यहां पर आईडीएफसी बैंक, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को यहां पर बैंक के रूप में सामने लाइसेंस दिया गया, और ये यहां पर आपका एस्टेब्लिश किया गया। इन दोनों बैंक्स को भी लाइसेंस दिया गया इस 2004 के बाद यहां पर आपका। और इसके बाद लेटेस्ट जो है 2015 में दो टाइप्स के और बैंक आए जो कि पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके कहलाते हैं। ये 2015 में यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की शुरुआत भी हुई थी। ओके, सो ये यहां पर अभी तक की 2015 तक की या लेटेस्ट आपकी हिस्ट्री है, कि एक टाइमलाइन दे रखी है। हिस्ट्री तो क्या है, एक टाइमलाइन दे रखी है कि इस टाइमलाइन के हिसाब से यहां पर इंडियन बैंक्स जो थे वो एस्टेब्लिश हुए थे। ये टाइमलाइन थी, इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली थी, और ये 2015 तक यहां पर चला था। अभी इसमें लाइक दी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, सारे के सारे जो बैंक्स हैं ना, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, टाइप कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, जिनका जिक्र हुआ था वो यहां पर खत्म नहीं हुए हैं, उनका जिक्र दोबारा से होगा, उनकी एक्सप्लेनेशन दोबारा से आएगी, तो डोंट वरी। ठीक है, हम डिटेल में उनके ऊपर भी बात करेंगे एक एक करके। अभी जस्ट मैं एक टाइमलाइन बताई है कि ये ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो तब तक आप अब आने वाले में इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, वगैरह वगैरह, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन दे रखे हैं जो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। जो आरबीआई एक्ट 1934, बीआर एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी बैंक्स आए थे 1955, डीआईसीजीसी 1961 एक्ट आया था, बैंकिंग एक्ट ये 1970 1980 जिसके तहत नेशनलाइजेशन हुआ था, स्टेट बैंक एक्ट 2018 जिसमें यहाँ पर जो इनके सब्सिडरीज थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उनको मर्ज कर दिया गया एसबीआई में। तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि हमारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर की इवॉल्वमेंट में। ओके, तो अब यहां पर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बैंक की चलते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स की डेफिनेशन क्या होते हैं उस दिन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज वही आई है। शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स की कैटेगरी दे रखी है, और उसमें शेड्यूल बैंक्स में भी यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक को अलग अलग कर रखा है, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, आरआरबी, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की डेफिनेशन यहां पर डिफाइन इनको कर रखा है। तो यहां पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं उस दिन, ये सिर्फ आपका यहां पर लिखा हुआ है। ये आप एक मिनट लगाओ, इसको पढ़ लो, ताकि आप उस दिन जो मैंने पढ़ाया था उसको आप याद कर पाओ। ठीक है,
क्विज़ेज़ में, हाँ, क्विज़ेज़ में दूँगा ना आपको, मॉक टेस्ट के रूप में दूँगा क्विज़ेज़ में। क्लास में तो थ्योरी चलेगी, जो क्विज़ेज़ आएँगे वो आपके इसी कोर्स में आपके मॉक टेस्ट के रूप में दिए जाएँगे, ठीक है? विदिन 2-3 डेज़ आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएँगे उसपे। 40-40 क्वेश्चन के सेट होंगे। मुस्कान मेंस के लिए बता दो। बेटा मुस्कान, इस कोर्स की ना पहली क्लास देख लो, मैंने उस कोर्स की पहली क्लास में ना काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि कैसे क्या तैयारी करनी होती है करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस की, है ना? सर यस बैंक यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता और ना ही आज तक इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? नहीं बेटा, कल कोई क्लास नहीं हुई थी, ना ही ये वाली क्लास हुई थी, ना ही और कोई क्लास हुई थी। कल मेरी पेड क्लास कोई भी नहीं हुई थी। विवेक, जब एग्जाम नहीं क्लियर होता ना तो थोड़ा सा प्रेशर तो आता है। अब इसी सिचुएशन को तो यहाँ कर अगर आप सीख कर आगे बढ़ गए हो, इससे कुछ समझ कर आगे बढ़े हो, तभी तो कुछ हो पाएगा ना जिंदगी में। अगर अभी हार जाओगे इन सब चीजों से कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो या तो मूव कर जाओ। देखो, दो ही बातें होती हैं, या तो मूव कर जाओ। मूव करने का मतलब कि चलो छोड़ो सर, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट सोचते हैं, है ना? जो भी आपने सोच रखा है उसको सोचो, या नहीं सोच रहे हो तो सोचना शुरू कर दो। और अगर नहीं करना मूव, अगर रहना यहीं रहना है, तो फिर डेली बेसिस पर रोना धोना छोड़ दो, यही कहूंगा। छोड़ना है छोड़ो, दिमाग से वॉश करो, छोड़ दिया चलो कहीं और, वहां बेहतर करेंगे। और अगर करना ही इसी में है, फिर सर हो नहीं रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर नंबर कम आ रहे हैं, ये सब बोलना जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक माइंड जो है सही नहीं हो रहेगा। जब तक माइंड सेंट्रिक नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा ना, तब तक फोकस कर ही नहीं पाओगे, है ना? तो यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, छोड़ना या नहीं छोड़ना। अगर छोड़ना है तो फिर ठीक है, ओके टाटा बाय बाय। नहीं छोड़ना तो फिर इस तरह की चीजें बोलना, सोचना, उनके बारे में डिस्कस करना बंद जब तक नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। चल, पढ़ लिया ये? क्लियर है? नीचे वाला भी पढ़ लिया होगा आपने, जो कि एक इसी का ही चार्ट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, राइट? ठीक है। ओके, जो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं, जो यहां पर शेड्यूल बैंक्स तो मैंने बता दिए, नॉन शेड्यूल बैंक्स भी मैंने बताए थे जो ये शेड्यूल में नहीं है, तो उनके बारे में लिखा हुआ पढ़ते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स, ऐसे बैंक्स हैं दैट आर नॉट लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल टू द आरबीआई एक्ट, जो कि आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में यहां पर लिस्टेड नहीं है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो नॉन शेड्यूल बैंक्स की, जो कि सेक्शन 11 ऑफ बीआर एक्ट 1949 में लिखी हुई है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल बैंक जो है वो सेक्शन 42(6) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में लिखी हुई है। तो यहां पर डिफरेंस है कि नॉन शेड्यूल बैंक्स की कैपिटल के बारे में सेक्शन 11 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है, और जो शेड्यूल बैंक्स की कैपिटल है उसका जिक्र सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में है, क्योंकि हम सेकंड शेड्यूल की बात करें तो वहीं पर वो आरबीआई एक्ट में ही डिफाइन किया जाता है। आज की डेट में 3 लोकल एरिया बैंक्स, 11 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 1477 कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि यहां पर आरबीआई के डाटा के अनुसार नॉन शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। ये एक फिगर दे रखी है यहां पर आपकी कि नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। ये इतनी बड़ी संख्या है, आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यहां पर आर नॉट अकॉर्डेड शेड्यूल स्टेटस, उनको नहीं दिया गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, कुछ कारणवश। यहां पर ये बैंक्स यहां पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर यहां पर आपका काम करते हैं, और उन्हीं के तहत यहां पर रेमिटेंसेज एंड अदर फैसिलिटीज यहां पर एंजॉय करते हैं, टू विच दे आर फेडरेटेड, यानी कि जिनसे वो लिंक है उन्हीं के थ्रू यहां पर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ लिंक किए जाते हैं, और उन्हीं के थ्रू यहां पर रेमिटेंस फैसिलिटी एंजॉय करते हैं। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो शेड्यूल की कैटेगरी में नहीं है, वो नॉन शेड्यूल की कैटेगरी में, लेकिन स्टिल वो स्टेट के साथ मिलकर, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके साथ मिलकर यहां पर रेमिटेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, ओके। नहीं शिवम, बस वही करना है,
और कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं करना। मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर रहता है कि मैं किसी एग्जाम को सेंटर में रख के नहीं पढ़ाता, है ना। मैं ये नहीं पढ़ाता आईबीपीएस पीओ है तो ये पढ़ लो, आईबीपीएस क्लर्क है तो इतना करना है, अगर आईबीपीएस एसबीआई पीओ आएगा तो ये ज्यादा करना है, नहीं। मैं एक लेवल मेंटेन करके चलता हूँ, उस लेवल के अंडर सारे के सारे टाइप ऑफ एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि मैं एसबीआई पीओ मेंस के लिए अलग पढ़ाऊंगा, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए अलग पढ़ाऊंगा, नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, वो यहाँ पर सारी की सारी चीजें कवर करती है, राइट। पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। प्रेजेंटली 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980 के तहत बने गए हैं। यहाँ पर आपके फिलहाल 11 नेशनलाइज्ड बैंक और एक यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 11 नेशनलाइज्ड बैंक यहाँ पर क्योंकि मर्जर हुआ था काफी सारे बैंक्स का, है ना। इसमें यहाँ पर पीएनबी, ओबीसी, यूबीआई का मर्जर, पीएनबी एक बन गया था, यूनाइटेड बैंक, सॉरी यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया था, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक बन गया था, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक बन गया था, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी था जिसमें विजय बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ था, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके क्या था, वो बीओबी प्लस विजय प्लस यहाँ पर क्या था, देना बैंक, ये सारे यहां पर मिलकर एक बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर बन गया था। ठीक है, ये एक एंटिटी बनी थी। तो ये यहां पर कुछ बैंक्स मर्ज हुए थे और कुछ बैंक्स यहां पर मर्ज नहीं होते, तो टोटल मिलाकर इंडिया में आज की डेट में 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और इन 11 पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और एक यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आपके इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 7 सब्सिडरीज हुआ करती थी, जो कि यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट 1959 के तहत बनाई गई थी, जिनको हम एसोसिएट बैंक कहते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें से काफी सारे बैंक्स का धीरे धीरे मर्जर कर दिया गया 2008 और 2017 के बीच में, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किए गए। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, ये 2017 में मर्जर किया गया था। ठीक है, तो जब यहां पर नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 1980 में, जब यहां पर 27 नेशनलाइज्ड बैंक बने थे, जिसमें से न्यू बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने 93 में टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद कोई भी मर्जर एक्विजिशन नहीं हुआ था, लेकिन फिर 2017, 20, 2008 तक, उसके बाद धीरे धीरे फिर बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे मर्जर वगैरह देखने को मिले, तो इनकी संख्या 26 से रिड्यूस होकर टोटल 11 हो गई थी। तो 27 तो तब थे, ठीक है, ओरिजिनली 1969 1980 में, और उसके बाद फिर एक मर्ज हुआ, फिर 26 रह गए, और 26 के बाद आज की डेट में 11 प्लस 1 यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहां पर आपका इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यहां पर एक चीज आ गई कि पब्लिक सेक्टर बैंक की थोड़ी सी हिस्ट्री अलग से यहां पर मेंशन करके, पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे बैंक जिसमें यहां पर सरकार का जो है 51% से ज्यादा हिस्सा होता है, उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। कोई बैंक जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% से ज्यादा स्टेक है, हिस्सा है, शेयर होल्डिंग है, यानी मालिकाना हक है, जो भी आप कह सकते हो, वो यहां पर एक पब्लिक सेक्टर बैंक आपका कहलाता है। ठीक है, चलो आगे चलो। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की मैं अगर बात करूं तो यहां पर आपका 25 सालों से आफ्टर 14 बैंक्स, ऑलमोस्ट 25 इयर्स आफ्टर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द कंट्री, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं था जिसको लाइसेंस दिया गया था। लेकिन नरसिम्हन कमेटी 1991 में यहां पर रिकमेंड किया यहां पर कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की नीड है ना। नीड, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की नीड क्यों आई? नीड इसलिए आई थी, देखो पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, फिर यहां पर उनको पब्लिक सेक्टर किया गया, और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाए गए। इसका कारण यही था कि पहले जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो यहां पर एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी थी कि हम तो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं या बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्हीं को लोन देंगे, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक लाए गए कि गवर्नमेंट के अंडर इन बैंक्स को किया गया ताकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये काम कर सके। ठीक है, लेकिन फिर जब गवर्नमेंट के बैंक्स भी यहाँ पर काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक कंपटीशन को और बढ़िया बढ़ावा देने के लिए कि मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए कि सरकारी बैंक ही सरकारी बैंक्स रहे, वो अपनी तरफ से अपनी मनमर्जी से काम करें, नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी दोबारा से एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी ताकि यहां पर सब चीजें स्मूथली रन होती रहे। तो यही इसके लिए यहां पर लाइसेंस दिया गया, यहां पर आपका नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अप्रूव किए गए 1994 के बाद, और जिसके तहत आईसीसी बैंक जून 1994 में देखने को यहां पर आपको मिला था।
ओके, ओके, आगे क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर बैंक्स विच आर कंस्टिट्यूटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड ऑपरेट अंडर द बीआर एक्ट 1949। एट प्रेजेंट देयर आर 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं कंट्री में, आउट ऑफ विच 12 आर द ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड द रिमेनिंग आर द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, तो ये यहां पर आपका टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 12 ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बाकी न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब ओल्ड प्राइवेट सेक्टर और न्यू प्राइवेट सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि यहां पर आपके नेशनलाइजेशन से पहले एस्टेब्लिश किए गए थे, यानी कि उनकी यहां पर नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। बहुत सारे बैंक्स थे इंडिया में, तो ऐसा नहीं था कि जितने बैंक थे सबका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। नेशनलाइजेशन केवल उन्हीं का हुआ था जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या फिर 200 करोड़ से ज्यादा थी 1960 और 1980 में रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा बहुत सारे बैंक्स थे जिनकी कैपिटल उतनी नहीं थी, तो उनको एज इट इज प्राइवेट सेक्टर ही रखा गया था। तो नेशनलाइजेशन के पहले के जो बैंक एस्टेब्लिश थे उनको प्राइवेट सेक्टर बैंक कहा जाता है, और नेशनलाइजेशन के बाद यानी 1991 के बाद जब दोबारा से एस्टेब्लिश होने लगे तो उनको न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये वही डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। यहां पर 1993 में यहां पर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा थी उनको 50 करोड़ रुपीस अचीव करने के लिए बोला गया था। 31 मार्च 2001 तक आपको 50 करोड़ रुपीस अपनी कैपिटल करनी है। ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को यहां पर निर्देश दिए गए थे यहां पर आपके, और लेटर ऑन उनको ये भी कहा गया था कि 100 करोड़ रुपीस तक आप अपनी कैपिटल को लेके जाइए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक की प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट जो है, प्रेजेंट में यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर आपको खोलना है तो आपके पास 500 करोड़ रुपए एटलीस्ट यहां पर देखने को होने चाहिए, मिलने चाहिए आपको 500 करोड़ रुपीस। ठीक है, ओके। अब आगे क्या है, आगे यहां पर बात कर रहे हैं हम यहां पर कुछ और बैंक्स की, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे हैं, जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपए, वही कैपिटल की बात कर रहे हैं आपका। इसकी एलिजिबिलिटी लिखी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में। यहां पर आपको अपने बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें मिनिमम 500 करोड़ होनी चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसको 10 साल का एटलीस्ट वही अप्लाई करें जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग एंड फाइनेंस में। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज एलिजिबल नहीं है एक बैंक से एस्टेब्लिश करने के लिए, बट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 10% इन दी बैंक्स। फॉरेन जो एफडीआई है, जो यहां पर बाहर से विदेश की कंपनी यहां पर इंडिया के बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकती है, वो प्रेजेंटली मैक्सिमम 74% ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, और इनके शेयर जो है वो लिस्ट होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। अब लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज का मतलब अभी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो डोंट वरी। बैंकिंग वरना जब हम सारा का सारा चैप्टर्स बहुत सारे और भी पेंडिंग है वो करेंगे, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, फिर नेक्स्ट पोर्शन इकोनॉमिक अवेयरनेस रहेगा। तो उसमें लिस्टिंग क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है, इन सब के ऊपर जिक्र किया जाएगा बहुत ढंग से, बहुत आराम से, तसल्ली से। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 साल जब यहां पर आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो 6 साल के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करना है। और बैंक के पास यहां पर टोटल ब्रांचेस जितनी भी हैं उनमें से 25% ब्रांचेस ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जहां पर किसी भी और बैंक की ब्रांच नहीं है, अनबैंक्ड एरिया उसको यहां पर हम बोलते हैं, अनबैंक्ड एरिया बोला जाता है। बैंक शुड अचीव इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, ये भी हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में कि प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसको यहाँ पर लाइसेंस चाहिए तो वो किस तरह से लाइसेंस यहाँ पर ले सकता है। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तब आरबीआई कंसीडर करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, तब आरबीआई कंसीडर करेगा कि आपको यहाँ पर लाइसेंस दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। ये अप्लाई करने के लिए बेसिक कंडीशंस है। इसके बाद आते हैं हम फॉरेन बैंक्स के ऊपर। फॉरेन बैंक्स ऐसे बैंक होते हैं जो कि यहां पर एस्टेब्लिश किए गए हैं यहां पर, और हेडक्वार्टर जिनका इंडिया से दूसरी कंट्री में है, जिनका हेडक्वार्टर दूसरी कंट्री में, जो एस्टेब्लिश दूसरी कंट्री के नियमों के अनुसार किए गए हैं, उनकी अगर ब्रांचेस इंडिया में एस्टेब्लिश होती हैं तो ऐसे, और उनको परमिशन मिलता है, तो ऐसे बैंक्स को हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं। ठीक है, इनमें नाम कुछ आपके सामने दे रखे, लाइक द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ग्रिंडलेस बैंक जिसको आप एएनजी कहते हैं, बैंक्वे नेशनल डी पेरिस, परिबास, पीएनबी परिबास, ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके फॉरेन बैंक से। और भी बैंक है, ऐसा नहीं यही है, इसके अलावा और भी बैंक है जो कि काफी सालों से यहाँ पर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ओके,
सो इनके 3 तरीके से काम करते हैं। एक तो ब्रांचेस हो सकती हैं इनकी, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है। ब्रांचेस जैसे हमारे बैंक की ब्रांचेस काम करती है वैसे, इसके अलावा सब्सिडरीज यानी कि बाहर की विदेशी बैंक ने इंडिया के किसी बैंक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको अपने अंडर एक्वायर कर लिया, तो वो भी हो सकता है फॉरेन बैंक के अंडर काम कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जस्ट कुछ तरीके के काम करते हैं, सारे के सारे पूरे के पूरे बैंक की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। वो उन बैंक्स का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होगा और उनकी जो मेन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जो उनके मेन हेडक्वार्टर है वहीं से उनकी सर्विसेज उनको मिलेंगी, वो रिप्रेजेंट करेगा अपने बैंक को। मिनिमम पेड अप कैपिटल इसमें 500 करोड़ होगी यहां पर आपकी, और ये यहां पर उसको सबसे पहले लेकर आनी है, इमीडिएट 500 करोड़ लेकर आना है उसको। ओके, और बेजल 3 रिक्वायरमेंट्स जो हम पढ़ेंगे अभी, मैं कुछ दिनों बाद पढ़ाऊंगा बेजल 3 क्या होता है, जिसके तहत हम कैपिटल रिस्क टू एसेट रेशियो हम पढ़ेंगे, सीआरएआर क्या होता है, वो 10% मेंटेन करना है, क्यों करना है 10%, क्या होता है सीआरएआर, ये डिटेल में डिस्कशन होगी, एक पूरा चैप्टर आएगा, उससे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो डोंट वरी। ओके, सो ये था हिस्ट्री के बारे में। अभी कुछ और पोर्शन बाकी है, ऐसा नहीं है सारा हो गया। यानी कि अभी मैंने आपको बताना है, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक की हमने बात कर ली। ठीक है, ये फॉरेन बैंक्स हो गया। ठीक है, लोकल एरिया बैंक, आरआरबी, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। कल शायद सैटरडे है कि कल फ्राइडे है, क्या है ना, कल तो सैटरडे है ना, मंडे को अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। मंडे को हम जो बाकी बचे हुए हैं आपके लोकल एरिया, आरआरबीज, पेमेंट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके ऊपर हम मंडे को चर्चा करेंगे। आई होप कि सेशन अभी तक का आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मजा आया होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा इसमें, राइट। आज की चैप्टर जो था ज्यादा समझने वाला नहीं था, आज का चैप्टर जो था थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, रट्टाफिकेशन वाला था। ये एक दो चैप्टर ही, एक दो लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ता है, बाकी लेक्चर्स में आपको रट्टा मारना पड़ता है लेकिन समझ कर रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन ये वाले चैप्टर में कुछ समझने वाला नहीं था, है ना। अगले चैप्टर में कुछ चीजें समझने वाले आएंगे, जब मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक वगैरह समझाऊंगा तो समझ कर याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आज का थोड़ा सा मुझे भी, जब मैं भी पढ़ाता हूँ हिस्ट्री विस्ट्री, मुझे बोरिंग लगता है पढ़ाना, मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। तो इसको रट कर ही कर सकते हो, क्योंकि ईयर्स बहुत सारे हैं, फिगर्स बहुत सारी हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट, तो 2-4 बार जब पढ़ोगे इन चीजों को तो याद हो जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, सेशन मेरी तरफ से ओवर हो चुका है आज का। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही था, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे बाकी। ठीक है, फॉरेन बैंक वाला स्लाइड दिखा दो, फॉरेन बैंक वाला स्लाइड कहाँ गया, ये वाला, ये लो देख लो। ठीक है, क्वेश्चन सोनालिका काफी समय से तो नहीं आ रहे हैं, है ना, मतलब प्योर हिस्ट्री से, बहुत पुरानी हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि वो कब पहला बैंक कब बना था, ओद कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, प्रेसिडेंसी बैंक, वो टाइप के नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, जैसे ये कैपिटल पूछ लेते हैं, है ना, सीआरएआर रिक्वायरमेंट कितनी है ये पूछ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो लेटेस्ट वाले हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, बहुत पुराने नहीं आ रहे कि कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, वैसे नहीं, वैसी चीजें नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे ये है, ये पूछ सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का, है ना। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछते हैं। ये जैसे कमर्शियल बैंक, उस दिन एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा फॉरेन बैंक है, एक क्वेश्चन आया था उस दिन किसी एग्जाम में, आरआरबी में शायद आया था, फॉरेन बैंक पूछ लिया था उसमें से। तो ये इस टाइप की चीजें आ रही हैं, है ना। तो वो आपको इन चीजों की समझ होगी तभी आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मर्जर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए, कौन सा बैंक किसके अंदर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या था, कैसे था, बस दैट्स इट। ठीक है, इतना कोई आज इतने सालों से तो नहीं आ रहा प्योर हिस्ट्री से क्वेश्चन, बाकी कुछ पता नहीं है यार ना, ये इनमें से जरूर आ रहे हैं एलिजिबिलिटी वगैरह से। चलो, अब मिलते हैं 8:15 आधे घंटे बाद। किसमें मिलते हैं, रिवीजन क्लास, करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास करते हैं, करंट अफेयर्स की कंटिन्यू करेंगे हम, जून की बैंकिंग की, और साथ ही साथ हम जून की बैंकिंग थोड़ी सी रह गई तो जुलाई की भी स्टार्ट कर देंगे बैंकिंग खबरों को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, आ जाना 8:15 बजे। ठीक है, मिलते हैं फिर।